जी हां दोस्तों, तालिबान को लेकर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। कभी किया था आतंकी संगठन घोषित, अब कहा तालिबान हमारे सहयोगी। चीन भी बढ़ा रहा दोस्ती, अमेरिका को झटका। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे सीएए, 3 तलाक और आर्टिकल 370 पर बीजेपी के लिए संकट मोचक बनी ये पार्टी अब विपक्ष के साथ है। राज्यसभा में देगी मोदी सरकार को टेंशन। इसी के साथ आपको बताएंगे चीन ने क्यूबा में बनाया जासूसी अड्डा, टेंशन में क्यों आया अमेरिका। फ्लोरिडा के टेक्सास तक बड़ा खतरा। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में सत्ता में मौजूद सशस्त्र समूह तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मॉस्को का सहयोगी कहा है। हालांकि यह समूह रूस में प्रतिबंधित है। पुतिन का कहना है कि तालिबान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मॉस्को के सहयोगियों में से एक है, क्योंकि वो अफगानिस्तान को नियंत्रित कर रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान ऐसी टिप्पणी की। तालिबान को 2003 से रूस में एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन मॉस्को ने पिछले कुछ वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किए हैं। पिछले महीने पुतिन ने मॉस्को को तालिबान सरकार के साथ संबंध बनाने का आदेश दिया था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता पर कंट्रोल कर रहा है और इस लिहाज से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तालिबान निश्चित रूप से हमारे सहयोगी है, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी उस देश में स्थिरता में रुचि रखता है जिस पर वो शासन करता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रूस के विदेश मंत्री ने तालिबान को प्रतिबंधित सूची से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को लेकर यह फैसला लिया है और हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे। लावरोव ने कहा था, तालिबान असली ताकत है। दरअसल तालिबान लंबे समय से अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISK से लड़ रहा है। पिछले मार्च में ISIS लड़ाकों ने मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले में 140 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। यह लगभग 2 दशकों में रूस में सबसे घातक आतंकवादी हमला था। दरअसल पश्चिमी सेना के जाने के बाद 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ समूह ने तब से सख्त इस्लामी कानून लागू कर दिए और अक्सर पश्चिमी मीडिया अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर लिखते रहते हैं। पुतिन ने कहा कि हालांकि तालिबान ने कुछ जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं जिसके समाधान पर देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि तालिबान अफगानिस्तान में सब कुछ स्थिर करने में रुचि रखता है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद मॉस्को ने हाल ही में इस देश के साथ अपने संबंधों को गर्म किया है। हालांकि 1980 के दशक में सोवियत आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों का एक जटिल इतिहास रहा है। इसके अलावा रूस ने तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने से परहेज किया है। आपको बता दें कि सिर्फ रूस ही तालिबान से दोस्ती नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन चीन भी तालिबान से ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इस बार ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ है। इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्य की सत्ता से बीजू जनता दल यानी BJD को बाहर कर दिया। चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओडिशा में बीजेपी और BJD के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओडिशा में भले ही बीजेपी ने पहली बार सत्ता में आई हो, लेकिन राज्यसभा में हमेशा नवीन पटनायक की BJD उनके लिए संकट मोचक यानी समस्याओं को दूर करने वाला बनकर साथ देती रही है। यानी मोदी सरकार की हर मुश्किल घड़ी में साथ देता रहा है। लोकसभा में जब जब विपक्षी पार्टियों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब तब BJD ने बीजेपी का साथ दिया। नवीन पटनायक की BJD आर्टिकल 370 को हटाने वाले बिल, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले बिल और नागरिकता संशोधन बिल CAA सहित कई अहम मौकों पर बीजेपी के साथ खड़ी रही है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखकर यह लग रहा है कि BJD अब बीजेपी से छिटक रही है। दरअसल 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने वॉकआउट किया।
इंडिया गठबंधन के साथ उस वॉकआउट में बीजेडी भी शामिल थी। लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर बिल पास करवा लेती थी क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी तो बीजेडी और वाईएसआरसीपी उनके साथ खड़े रहते थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी जब जवाब दे रहे थे उस समय बीजेडी के सांसद विपक्षी नेताओं के साथ खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। पीएम मोदी के भाषण के दौरान बीजेडी नेता सस्मित पात्रा की अगुवाई में उनके सांसदों ने नारे लगाए और संसद से वॉकआउट किया। इससे पहले 28 जून 2024 को सदन में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसमें बीजेडी के नेता भी शामिल थे। दरअसल ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ओडिशा के हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ विरोध करेंगे। फिलहाल राज्यसभा में बीजेडी के 9 सदस्य हैं, वहीं बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं है और यहीं पर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि राज्यसभा में अभी कुल 245 सांसद हैं। ऐसे में यहां किसी बिल को पास कराने के लिए सरकार को 123 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास राज्यसभा में 114 सांसद ही है। उन्हें किसी बिल को पास कराने के लिए 11 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। वैसे दोनों सहयोगी पार्टी की दूरी की वजह आप किसे मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, चीन को अमेरिका के नाक के नीचे पहला जासूसी अड्डा मिल गया है। यह अड्डा कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश क्यूबा में स्थित है। क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की मेजबानी के तुरंत बाद ये पता चला है कि ये कट्टर कम्युनिस्ट देश चीन अमेरिका पर जासूसी करने में सक्षम एक नया रडार साइट बना रहा है। यह रडार साइट ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे के पास स्थित है, जिसे अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है। इस रडार साइट के एक्टिव होने के बाद अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों पर चीन के लिए निगाह रखना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वहां ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकता है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने रडार साइट की सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि क्यूबा की निगरानी क्षमताओं में यह नवीनतम अपग्रेड है। यह रडार साइट एक बार चालू होने के बाद एक शक्तिशाली उपकरण होगा और अमेरिकी सेना की हवाई और समुद्री गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम होगा। क्यूबा की रडार फैसिलिटी रेडियो ट्रैफिक की निगरानी करने और दक्षिणी अमेरिका में अत्यधिक संवेदनशील सैन्य साइटों से गुजरने वाले अमेरिकी उपग्रहों द्वारा दिए गए डेटा को संभावित रूप से इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी प्रदान करेंगी। CSIS की रिपोर्ट सीक्रेट सिग्नल डिकोडिंग चाइनाज इंटेलिजेंस एक्टिविटी इन क्यूबा में कहा गया है कि फ्लोरिडा में ही केप कैनावेरल में प्रमुख अंतरिक्ष लॉन्च कॉम्प्लेक्स है। यहाँ यूएस दक्षिणी कमान और सेंट्रल कमान दोनों का मुख्यालय है, जहाँ कई पनडुब्बी और अन्य सैन्य अड्डे हैं। यह फैसिलिटी 2021 से सैंटियागो डे क्यूबा के पूर्व में एल सालाओ पड़ोस के पास अंडर कंस्ट्रक्शन है। CSIS ने कहा कि बेस में लगभग 130 से 200 मीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार एंटीना सरणी है जो 3000 से 8000 समुद्री मील दूर तक के सिग्नल्स को ट्रैक कर सकती है। दरअसल CSIS ने क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सैंटियागो से 45 मील यानी 73 किमी पूर्व में प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे का जिक्र करते हुए कहा, इस तरह की चौकी तक पहुंच चीन को नौसेना स्टेशन ग्वांतानामो बे के पास एक अत्यधिक रणनीतिक सुविधाजनक स्थान प्रदान करेगी। हालांकि क्यूबा के उप विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और अमेरिका में चीनी दूतावास ने इस दावे का खंडन किया है। फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दक्षिण में स्थित क्यूबा इस क्षेत्र में संवेदनशील संचार और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है, जिसमें अमेरिकी सेना की गतिविधियां भी शामिल है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।